नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हन्नान मान। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, अगर बात करें शहर फैसलाबाद की, और सर्दियां जो हैं वो आती हुई नजर आ रही हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि लंडा बाजार की रौनकें जो हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अब परचेजिंग करने के लिए वहां का रुख कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज्यादा है और महंगी चीजें खरीदने से अवाम कासिर है। इसलिए सस्ती और अच्छी चीजें खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख किया जा रहा है, क्योंकि दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और फैसलाबाद शहर में सर्दी जो है अब आती हुई नजर आ रही है। तो आज का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। जनाब, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे। रमजान, बताइएगा शहर फैसलाबाद का, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज भी कदरे कम गर्म है और ये गर्मी जो है वो हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। रातें ठंडी होती जा रही हैं और दिन जो है वो कदरे कम गर्म है। इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि फैसलाबाद के मौसम में आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। गर्मी की कमर तो टूट ही चुकी है, लेकिन इस वक्त जूं ही सूरज मियां तलू होते हैं गर्मी आना शुरू हो जाती है। दिन भर सूरज का राज रहता है, बादल भी नहीं आते, जिसके सबब दिन में मौसम जो है वो कदरे कम गर्म है। इसके साथ साथ जूं ही सूरज गरूब होता है रातें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। रात में मौसम खुनकी भरा होता है। जूं ही सूरज तुलू होता है उसके बाद एक बार फिर मौसम के अंदर हल्की गर्मी आना शुरू हो जाती है। रातें कदरी ठंडी भी हैं और दिन जो है वो कदरे गर्म है। नजर ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है वो खासा खुशगवार होने वाला है। ताहम ये मौसम जो है वो अभी चंद दिन का मेहमान है। आने वाले दिनों में मौसमी शिद्दत जो है वो बढ़ेगी, जिसके बाद फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द होना शुरू हो जाएगा। ताहम आज कम से कम दर्जा हरारत 17.8, जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 55% है, कम होकर जो है वो 40 से 50% तक रह जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम कदरे कम गर्म ताहम खुश्क रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा आपका। आप शहर फैसलाबाद का मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब, अगर किसी शहर की ऑडियंस के हवाले से आपने उनको जज करना हो तो यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वहां पे अदीब कितने हैं, शायर कितने हैं, फनकार कितने हैं, एथलीट्स कितने हैं, सियासतदान कितने हैं और किस कैलिपर के हैं। तो इस हवाले से हमारा शहर फैसलाबाद बड़ा ही सरसब्ज़ व शादाब है, क्योंकि यहां पे बेहतरीन फनकार भी हैं, यहां पे बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, यहां पे बेहतरीन सिंगर्स भी हैं, यहां बेहतरीन शायर भी हैं, यहां बेहतरीन राइटर्स भी हैं, यहां बेहतरीन अदीब भी हैं, यहां बेहतरीन स्पोर्ट्समैन भी हैं और यहां पे बेहतरीन स्पोर्ट्स वुमेन्स भी हैं। तो हमारा खित्ता जो है इस हवाले से बड़ा इनरिच है और यहां पे जो हमारी जरखेज मट्टी है वो वक्तन फवक्तन खूबसूरत और चमकदार मोती जो है इन शायरों और अदीबों की शक्ल में उगलती रहती है। तो आज हमारे साथ उन्हीं में से चंद एक चमकते हुए सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरी मुराद जनाब हकीम मिर्जा मोहम्मद अजीम साहब से है। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। सिंगर हैं और एक बड़ा नाम है हमारे शहर फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर। जब भी गायकी की बात की जाती है, सूफीज़म की बात की जाती है, तो मिर्जा साहब का मुकाम जो है वो अच्छे जगहों पे जो देखने को मिलता है। उनके साथ साथ एहसान मिर्जा साहब जो कि इनके साहबजादे हैं और मारूफ सिंगर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इनकी आवाज का जादू भी हम सुनेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे आसफ अली खान साहब, जो कि 35 सालों से इस तबले को बजा रहे हैं और एक हुनर है इनके हाथ में जिसका दीवाना हर शख्स हर महफिल में पाया जाता है जहां पे भी ये मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा मोहम्मद अजीम साहब की तरफ और हकीम साहब से पूछेंगे कि आजकल क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि कोरोना के बाद जहां पे कामकाज खुला है इनको भी थोड़ा रिलीफ मिला है कि बाहर निकल के अपने हुनर को लोगों को दिखा सकें। तो मिर्जा साहब, पहले तो हकीम साहब आपको मैं वेलकम करता हूं शो के अंदर। दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि कोविड के बाद जो है वो अब मौका मिला है, लोगों में कुछ बैठकें होना शुरू हो गई हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने फन को दूसरों को ना दिखाए तो उसको खुजली होना शुरू हो जाती है और 6 महीने घरों के अंदर आप बंद रहे, कैसा गुजरा वो? अल्लाह की रहमत। वैसे मेरे तो गैटरों प्रोग्राम होते रहे फिर भी। तो अभी ये कोरोना खुला इंशाल्लाह ओपन हो गया, काफी ठीक है। यानी कोरोना के दिनों में भी आपके गैटरों मेरे प्रोग्राम। लेकिन हकीम साहब, डर नहीं लगता था कि वायरस जो है वो फैल सकता है? नहीं, मैं साथ साथ सूफियाना कलाम नादे पढ़ता हूँ, अल्लाह नबी के आसे पर
चला जाता था। कुछ नहीं बेशक, होता। और जो अल्लाह और नबी के हाँ। आसरे पे होगा हाँ। उसे कोरोना तो क्या कोई बड़ी से बड़ी आफत हाँ भी जी, हाँ। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाकी तो कोरोना का जो इलाज है ना वो नाज शरीफ है, सरकार की नाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाले पंचतन पाक का जिक्र उसका ये बेशक, इलाज है। बेशक, बेशक, मैं तो ये समझकर गाता रहूं, पढ़ता रहूं तो कुछ भी नहीं हुआ। बेशक, बेशक। हाँ जी। और पंचतन का, आले नबी का हाँ जी। जिक्र जिसकी हाँ जी। जुबान पे हो हाँ तो जी। किस तरह से कोई बीमारी हाँ उसको जी। छू सकती है। तो हमारे साथ एहसान मिर्जा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी एहसान, बताइएगा कोरोना के दिन आपके कैसे गुजरे? असल में मैं वालिद साहब के साथ ही रहा हूँ। जो भी अपना महफिल नाज या जो प्रोग्राम है, गेट टुगेदर, हमारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे हैं। पर ये है कि जो आम रूटीन के साथ जो प्रोग्राम होते हैं ना वो नहीं थे। तो बस ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का, अपना मिलते रहे प्रोग्राम गेट टुगेदर वालिद साहब के साथ ही। तो अच्छा, आप, मैंने सुना है नात बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। जी, अल्लाह पाक की और मैं रहमत चाहता हूँ और आप- वालिद साहब की दुआएं हैं। आप हमें नात भी पढ़ के सुनाएं, जी, क्योंकि जरूर, आज इंशाल्लाह। दिन का आगाज इस खूबसूरत नात के साथ मैं करना चाह रहा हूं। जी, बिल्कुल। और फिर आने वाला वक्त जो है वो पूरा दिन अच्छा और हशाश पिशाश गुजरेगा। मैं चाहता हूं आप नात पढ़ के हमें सुनाएं। जी ठीक है सर। सरकार की आमद के हवाले से नाज शरीफ है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना हाँ जी। पाक महीना है, रहमतों का महीना है। इस रहमतों का नजूल जो है हमारे स्टूडियो पे ज्यादा हो, इसलिए आप नात शुरू करें। इजाजत शाह जी जी, जरूर। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने निभाया कलाम को और बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा। शायद मैं ये समझता हूँ कुछ भी या सीखने से कुछ नहीं होता। मैंने आप लोगों की सही बता दे कि पाँव पकड़े हैं, सदका मोहम्मद, उनकी आल का सदका, ये सब बेशक, कुछ है। बेशक, सीखने से बेशक। कुछ नहीं होता। ये वैसे भी अगर सीखने से होता, इतने लोग हैं जो हाँ जी, सीखना हाँ जी। चाहते हैं, इतने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके गले से रवानगी से सुर निकले। हाँ जी, हाँ जी। ये तो अता होती है, सारे और ये होती किसी किसी को जिस पे शफकत हो। ऐसे। तो ये खुदा का तोहफा होता है जी। जो किसी किसी को मिलता है। खूबसूरत गला जो होता है ना, जी। इंसान की जैसे शख्सियत खूबसूरत होती है, शक्ल खूबसूरत होती है, किरदार खूबसूरत होता है, ऐसे। तो सुर भी किसी किसी के खूबसूरत होता है। ऐसे हाँ, उसे निखारने की जब बात आती है हाँ तो जी। बंदा रियाजत करता है और अच्छी संगत अपनाता है जहां से जी। उसे सीखने को मिले। हाँ जी। तो आपने किन से सीखा ये जो म्यूजिक है? इस शायद जी बहुत मैंने टीचर चेंज किया। मैं बता रहा था कि हमारे भाई हैं दो, शबीर साहब के बड़े भाई, अब उनका बहुत नाम है, कवाल है वो। अच्छा, अच्छा। उनसे सीखता रहा हूँ। गुलाम अली पास के गया, सज्जाद साहब होते थे डी टाइम में। लास्ट में गुलाम अली साहब के पास गया, उधर मैं ये सीखा मैंने। अच्छा, गुलाम अली साहब के पास जाने से पहले भी आपका गायकी का स्टाइल यही था, या उनको देख देख के ऑब्जर्व करके? तकरीबन मैं वो थोड़ी नकल तो करता था ना उनकी। गुलाम अली साहब की नकल तो करता ही था ना। अच्छा, गुलाम अली साहब की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है बतौर इंसान? सिंगर तो वो बहुत अच्छे हैं, जी। मतलब उनके साथ रहे हैं आप, उनको ऑब्जर्व किया है, उनकी आदत को जांचा है। आदत तो ठीक है उनकी वजह, लेकिन गाना जाना बहुत अच्छा है, तो ठीक है, मुनासिब भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। चले जी, हमारे साथ एहसान मिर्जा भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे पहले और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सो नाज़रीन, आज बड़े खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यूं ही महसूस हो रहा था जैसे गुलाम अली साहब ही हमारे सामने बैठे हैं, और बड़े अच्छे से निभाया आपने, और बड़ा नाम है गुलाम अली साहब की बात जब आती है, क्या पाको हिंद बरसगीर पूरे में उनका नाम चलता है, और दुनिया भर के अंदर जब इस तरह की कवालियों की बात आती है, गजल की बात आती है, तो उसके लिए गुलाम अली साहब जो है उनका मैं इंतखाब। शायद जी मेहदी साहब गाता हूँ। मेहदी साहब को भी सुनेंगे कुछ देर तक आपसे। मतलब और मेरा गुलाम ही नहीं, मेहदी साहब भी गाता हूँ। ठीक है, और मेहदी साहब नाथ खान कौन है उनको जो नहीं जानता? हाँ जी। और खास तौर पे हिंदुस्तान के हाँ जी, हाँ अंदर जी। उनके बहुत सारे आज भी लोग मद्दाह मौजूद हैं जो कि उनकी गाई गई गजलों को पढ़ पढ़ के हाँ जी। अपना नाम बनाते हाँ हैं, जी। ऊपर आते हाँ हैं। जी। तो मेहदी हसन साहब हमारे साथ तो मौजूद नहीं अब, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैंने सूफियाना कलाम मियां मोहम्मद रोश का कलाम पढ़ा। अच्छा। अल्लाह ताला ने मेरा नाम ये मियां साहब से नाम से बिल्कुल मंसूब कर दिया। हाँ जी। तो मैं क्योंकि ज्यादातर मियां ममता का कलाम पढ़ता हूँ। अच्छा, वैसे आपने बहुत सारे शहरों में विजिट किया होगा, बहुत सारे शहरों में जाके पढ़ा भी होगा कलाम। सबसे ज्यादा संगीत से मोहब्बत रखने वाले लोग कहाँ के हैं?
फैसलाबाद। फैसलाबाद हाँ जी। बारीकी से सुनते हैं। हाँ जी। और बाजुकात ये भी होता है अगले को गाना नहीं आता लेकिन सुरों और संगीत की समझ बूझ पूरी होती है। हाँ जी। और जहां से आप गलत पढ़े या गलत सुर लगाए वो पकड़ भी लेते हैं जी, फौरी। जी, हाँ जी, हाँ। यानी फैसलाबाद शहर में अतायत की जगह कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। चले जी, हमारे साथ आसिफ खान साहब भी मौजूद हैं। आसिफ खान साहब से भी मैं गुफ्तगू करूंगा। जनाब आपको तारुफ इनका करवाता चलूं। 35 साल से यानी जब से मैंने होश संभाली है उससे भी पहले का ये बहुत गा रहे हैं और एक बड़ा नाम है जहां पे भी पाकिस्तान के अंदर बड़े जो सिंगर्स हैं उनकी जान से परफॉर्मेंस देनी हो तो आसिफ साहब आपको वहां पे लाजमी नजर आएंगे। तो आसिफ साहब कुछ बिना गायकी के भी आपके पास बहुत हुनर है कि आप बजा के जो अपने नाज़रीन होते हैं हाज़रीन होते हैं उनको महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं बगैर म्यूजिक के भी कोई हमें तबले का अपना हुनर दिखाए। जी अच्छी बात, जरूर। जी, मैं आपको थोड़ा सा ताल कहरवा पेश करता हूँ। ताल कहरवा जी, ये वो चीज है जो मैंने पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, जहां जहां पे भी मैंने ये परफॉर्मेंस दिए लोगों ने बहुत इसको सराहा है और ये इंशाल्लाह नाज़रीन भी बड़े खुश होंगे। बिल्कुल। ताल कहरवा पेश करता हूं। जी, क्या बात है, बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। Thank you. आपके हाथों में तो जादू है, यूं लगता है जैसे कंप्यूटर फिट हुआ है, जैसे कंप्यूटर के साथ और कीबोर्ड के साथ बंदा खेलता है ना, आप अपनी उंगलियों के साथ उस तरह से खेलते हैं और जब तबले पे चल रही होती है ना, यूं महसूस होता है ये रुकने का आप नाम नहीं लेंगे। वैसे ये बड़ा हुनर होता है कि हर फिंगर को आपने तबले पे म्यूजिक देने के हवाले से आपने जो है वो सेट किया होता है और वैसे ही मारते हैं, इसके लिए बड़ा हुनर चाहिए होता है। आप शाह जी, ये आपकी दुआओं से, ये सदका मेरे मुर्शिद पाक सरकार आली जी गरीब नवाज का सदका। क्या बात, क्या बात, मैं बहुत खूब। 26-27 मुल्क में गया हूँ और हर जगह पे परफॉर्मेंस की है। अभी तो और काफी सारी परफॉर्मेंसेज हैं जो आपको मैं टाइम की शॉर्टिंग की वजह से नहीं सुना रहा। मैं चाहता हूं आप सुनाएं, हम सुनना चाहते हैं जनाब। लेकिन फिर आपको विदाउट टिकट के ट्रेन की सैर करवाता हूँ। चले जी, बहुत। जो आज से 30-35 साल पहले जो स्टीम इंजन होता था, हाँ, उसकी वॉइस में आपको सुना रहा हूँ। जब स्टेशन से निकलती है तो इंजन की क्या आवाज होती है। चले जी, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप सबका बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहसान आपका बहुत शुक्रिया और आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया शो के अंदर। मैं कहता हूं कोई जबरदस्त म्यूजिक आप हमें चला के जो है वो सुना दें ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, संगीत ऐसी चीज होता है ये रूह को सुकून पहुंचाता है। तो तबले की आवाज कुछ इस तरह की निकालें जिससे ऑडियंस महसूस हो। ये आपको स्टीम इंजन की आवाज सुना रहा हूँ। ये इंजन की आवाज है और
जो पीछे जो बोगियां होती थी उसकी क्या आवाज है? जब वो लाइन बदलती थी फिर क्या आवाज होती थी? जब आवाज तेज हो जाती है, तेज बढ़ जाती है, तो फिर इंजन की क्या आवाज होती है? इंजन ने अपना शोर डाला हुआ है, ब्रेक लगती है फिर की आवाज है? वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और हमारे जितने भी फैसलाबाद के अंदर मार्कियां हैं या शादी हॉल्स हैं उनकी बुकिंग जारी सारी है। और लोग जो हैं, क्योंकि कोविड की वजह से शादियों पर पाबंदी थी, इसलिए जिन्होंने अपनी डेट्स जो हैं वो डिले की थी, वो आज जो है वो बुकिंग करवा रहे हैं और शादियों का, ब्याहों का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन एक चीज होती है जिसके बिना बारात जो है वो अधूरी होती है, वो है बैंड बाजा। और ये अक्सर कहा जाता है कि बैंड बाजा बारात लेके आया जाए, तो बैंड बाजे के बिना शादी जो है वो अधूरी समझी जाती है। क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि लोग ये समझते हैं कि जब तक बैंड बाजा बारात के साथ नहीं जाएगा रौनक नहीं लगेगी। भंगड़ा कैसे डालेंगे, दूल्हे के जितने भी दोस्त होंगे, उसके जो कजन्स होंगे, उसके भाई होंगे, वो भंगड़ा किस तरह से डालेंगे। तो आज हमने खास तौर पे फखरे पंजाब बैंड को दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। मैं तारुफ करवाता चलूं, किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, हमारे साथ मास्टर आरिफ हुसैन साहब मौजूद हैं। इनके वालिद मोहतरम, इनके दादा मोहतरम जो हैं इस बैंड को चलाते आ रहे हैं और अरसा दराज से इस खिदमत से वाबस्ता है, इस शोबे से वाबस्ता है। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और मास्टर आरिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे और पूछेंगे भी कि इनको कितना अरसा हो गया। इनके बाप दादा तो इसी काम में चले आ रहे हैं, लेकिन इनको कितना अरसा हो गया है, बताइएगा। कितनी देर से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? हमारे दादाजी 1983 में उनकी वफात हुई और 1984 को मेरे वालिद साहब मास्टर खादिम हुसैन वो अल्लाह को प्यारे हुए। तो उनके बाद हमारे चाचा जी उस्ताद सादिक हुसैन, जिनसे मैंने ये क्लारनेट सीखी है, उन्हीं से मैंने तलीम लेकिन ली है। आप फर्जंद हैं मास्टर खादिम हुसैन साहब के, जी। तो उनसे कभी सीखने का मौका नहीं मिला? बहुत बचपन था मेरा, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी। तो चाचा जी ने फिर उनकी वफात के बाद मुझे ये क्लारनेट मुझे सिखाई है, उन्हीं से मैंने ये साथ सीखा है। तो 1984 से लेके देख लें कितने साल हो गए हैं मैं इसी काम से मुंसलिक हूँ जी। क्लारनेट प्ले करता हूँ, ये मेरा भांजा है मास्टर वसीम जी। जी, ये भी क्लारनेट प्ले करते जी हैं? ये भी क्लारनेट प्ले करता है जी। और जी आज खादिम हुसैन साहब का, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा बैंड यहाँ पे मौजूद है और इनकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। और मैं चाहता हूं, ईद मिलादुन नबी शुरू हो चुकी है, जी, जी। तो आप कोई नात शरीफ जो है वो जी। पढ़ के सुनाएं, उससे आगाज करें और अपने बैंड का कोई हुनर शुनर दिखाएं ताकि लोग देखें। ठीक है। क्योंकि ये रौनकें जो हैं ठीक ये है। बहाल होनी चाहिए, जो कोरोना की वजह से मांद पड़ गई। ठीक है। रबीउल अव्वल के सिलसिले में जनाब मैं नात सुनाऊंगा आपको, शाह मदीना, जो हम शादियों पे भी जब जाते हैं तो यही शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, तो मैं जी जी शुरू करता हूँ जरूर जनाब, जरूर जरूर। Ready? 1, 2।
बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और नाज़रीन, इनको दिखाने का मकसद ये, इनको बुलाने का मकसद ये, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हमारा शहर फैसलाबाद कितना हसीन है, हमारा कल्चर कितना रिच है। पंजाबी कल्चर की बात हो या फिर बात हो यहाँ के शायरों अदीबों की, यहाँ के थिएटर के फनकारों की, यहाँ के गायकों की, तमाम के तमाम रंग हमारे शहर में पाए जाते हैं। और ये खूबसूरत रंग हैं जिनकी वजह से हमारा शहर फैसलाबाद दुनिया भर के अंदर मुनफरिद नाम रखता है। और दुनिया भर में जितने भी फेमस गायक हैं, जिनमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब हैं, राहत फतेह अली खान साहब की अगर बात की जाए, आज भी इंडिया के अंदर किसी फिल्म के अंदर उनका सॉन्ग ना हो तो उस मूवी को अधूरा समझा जाता है। तो टैलेंट जहां पे भी होता है उसकी कदर की जाती है। तो टैलेंट किसी भी किस्म का हो सकता है। जैसे हमारे साथ आरिफ हुसैन साहब मौजूद हैं, इनका टैलेंट जो है वो इनको मुनफरिद बनाता है बाकी लोगों से, और यही वजह है एक अपनी पहचान जो है वो बनाने में कामयाब हुए। तो जनाब मुझे ये बताइएगा कि आपने सबसे ज्यादा किन से सीखा? ये प्लांट बचाना भी एक बड़ा हुनर है और इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, कई साल चाहिए होते हैं। तो आप कब से बजा रहे हैं और कितने साल लगे आपको इसे सीखने? तकरीबन 35 साल हो गए हैं जी इस साज को सीखते। मास्टर सादक हुसैन जो मेरे चाचा जी, सन 2018 में वो वफात पाए हैं जी, 2 साल हो गए उनको, तो उन्हीं से सीखा है जी मैंने। अच्छा, शादी ब्याहों पे लोग ज्यादा क्या फरमाइश करते हैं आपको? शादी ब्याह पे लुड्डी बंगड़े का गाना भी सुनते हैं, मैडम नूरजहां के गीत भी सुनते हैं। हाँ, मैडम के गाने जो है वो जब चल रहे होते हैं तो बड़े बंगड़े शंगड़े भी पड़ रहे होते हैं। हाँ जी, क्योंकि चाहे वो गाने किसी भी किस्म के हों, लेकिन जब बैंड की तर्ज में आते हैं तो तब भंगड़ा जो है वो लाजमी बन जाता है। तो मैं चाहता हूं आप कोई मैडम का गाना भी हमें सुनाए ना। बिल्कुल सुना। तो मैडम नूरजहां का की याद भी ताज़ा हो जाए। जी मैडम साहब का गाना है जी जो मैं पेश कर रहा हूँ। जी जी, जरूर जरूर। रेडी 1 2
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जनाब। बड़ा अच्छा आपने पूरी टीम को मैनेज किया हुआ है। और सुर जो एक छोड़ता है तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ता है तो तीसरा पकड़ लेता है। ये इसके लिए बड़ी हुनरमंदी चाहिए और एक टीम वर्क चाहिए होता है जो आप बेहतरीन तरीके से करते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्लारनेट तो आप बजा लेते हैं, इन लोगों को हुनर किसने दिया है, इनको किसने सिखाया? इनके उस्तादों ने जी। जी, ये हमारी टीम के बड़े मेजर आदमी हैं जी, शौकत साहब। मैं चाहता हूं वन बाय वन आप सबका तारुफ करवाएं। हाँ जी, हाँ जी। जनाब इनकी जो है जी मेरे टीम साथ वर्क की वजह से ही जी, ये जी। तमाम जो रौनक है ये बन पाती है। ये जनाब इफ्तिखार है, ढोल पे प्ले करता है ये दिलबर साहब तबूर वाले। चलो जी, मैं इसके बाद- कैमरामैन से लाजमी कहना चाहूंगा जिन जिन का तारुफ करवाया जा रहा है वन बाय वन जी, जी। उन पे जो है, तो मैं चाहता हूं दोबारा से स्टार्ट करें आप जी। और इनके हवाले से बताएं। या इधर से स्टार्ट करें, कौन सा? ढोल मेरे साथ प्ले करता है जी इफ्तिखार। जी जी, जो तमूर प्ले करता है उसका नाम है जी नोमी भाई। ठीक है। हाँ जी। ये क्लारनेट इसका नाम है जुल्फकार जी। शौकत साहब कार्नेट पे, पप्पू भाई कार्नेट पे, ठीक है। आसफ ब्रास प्ले करता है, बाबर ये ब्रास प्ले करता है, राजा ये बेस प्ले करता है जी। अच्छा, ये बेस की, ब्रास की, इनकी तालीम इनको कहां से दी जाती है, आप सिखाते हैं? जी, इन्होंने अपने उस्तादों से ये सीखा है जी साल। मतलब हर एक का क्लांट का उस्ताद अलग है, अलग ब्रास है का जी, हाँ। अलग है, बेस का अलग अलग है है जी। और इन तमाम लोगों ने अपनी एक टीम बनाई। हाँ, बात ये बहुत मुश्किल काम है जनाब। ये देखने को कम बड़ा से इजी कम- लगता है और सुनने वाला कह रहा होता है कम यार से ये कम बस- 30 साल लगते हैं जी इसको सीखने में। 30 साल का अरसा चाहिए इसको सीखने में। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका आज के शो के अंदर आए आप, और बड़ा अच्छा लगा आरिफ हुसैन साहब आपके साथ मुलाकात करके, और बड़ा हुनर है आपके हाथ में। वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपकी टीम पूरी का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जाने से पहले कहता हूं कि शादियों के ऊपर आजकल लोग ते मैं लाची बहुत आजकल चल रहा है, वो हमें जाते जाते सुनाते जाए। ठीक है जनाब, ठीक है जी। वन टू। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब कुफर टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि हमारे जितने भी सब्जियां हैं और मसाला जात हैं उनकी कीमतें नीचे आने शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही थी और कीमतें बढ़ने की वजह से अवाम काफी परेशान थी। अब सब्जियों के और मसाला जात के क्या भाव हैं, देखते हैं आज के भाव में। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शाहिदा परवीन मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि आज के भाव क्या हैं, कितने सब्जियों के रेट कम हुए, कितने मसाला जात के रेट कम हुए। शाहिदा, रिपोर्ट कीजिएगा। जी हनान, फैसलाबाद में अगर सब्जियों और सब्जी मसाला जात की हम बात करते हैं तो सब्जियों और सब्जी मसाला जात के रेट जो है वो कम होना शुरू हो गए, जिससे शहरी जो है वो कुछ मुतमिन दिखाई देते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से जो है वो सब्जियों और सब्जी मसाला जात के जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो कि शहरियों की पहुंच से दूर थे, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते थे। शहरियों का ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर और ज़राई इंतज़ामिया को चाहिए कि कीमतों को कंट्रोल करे। अब जो है वो कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। अदरक जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, तो इसके साथ साथ लहसुन जो है वो 295 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। तो इसके अलावा अगर दीगर हम सब्ज़ मसाला जात की बात करें, सब्ज़ मिर्च है वो 120 रुपये, शिमला मिर्च 140 रुपये, जबकि टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ दीगर सब्जियां जो हैं जिनमें
भिंडी तोरी है, इसके साथ साथ फूल गोभी है तो 40 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि करेला 80 रुपये फी किलो में बिकने लगा है। और दीगर सब्जियां जो उनके रेट भी सेंचुरी से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जिले इंतजामिया मंडियों का रुख करती रहे और जो कीमतों को कंट्रोल करती रहे तो यकीनी तौर पर आम शहरी की पहुंच में ये तमाम सब्जियां जो हैं वो मुयस्सर आ सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा आपका। और आप आज के भाव बता रहे थे। जनाब, अगर सर्दियों की बात की जाए, जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू होता है तो खवातीन अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने के साथ साथ स्किन पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और डैंड्रफ के पैचेस जो हैं वो स्किन पे बहुत सारी जगहों पे बनना शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बाल अजीब से रफ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये देखा जाता है कि बाल जो हैं वो काफ़ी रफ रहते हैं, रूखे सूखे रहते हैं। उनको किस तरह से मॉइस्चराइज किया जाए, अपनी खूबसूरती को किस तरह से संवारा जाए, कौन से ऐसे ब्यूटी टिप्स होने चाहिए जिससे आपकी स्किन जो है आपकी स्किन बहुत बेहतरीन नजर आए और शाइनिंग नजर आए, उसके ऊपर किसी किस्म का डैंड्रफ ना हो, डैंड्रफ के पैचेस ना हो। खूबसूरती के ऊपर आज हमने बात करने के लिए कि खवातीन को सर्दियों के अंदर अपनी स्किन को ताज़ा और फ्रेश किस तरह से रखना है, आज हमने बुला रखा है। हमारे साथ महदीन साजिद मौजूद होंगी जो कि ब्यूटिशियन भी हैं और मेकअप एक्सपर्ट भी है, डाइटिशियन भी हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। पहले मुझे ये बताइएगा, मौसम चेंज हो रहा है, दर्जा जैसे जैसे कम होता चला जा रहा है तो खवातीन जो हैं उनकी स्किन रफ हो जाती है, मतलब जब कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उससे डैंड्रफ भी बढ़ जाता है, बाल अजीब से हो जाते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, बालों को हसीन बनाने के लिए, क्योंकि डैंड्रफ अगर आपकी स्किन पे होता है ऑटोमेटिकली आपके बालों में भी होगा, तो इसे दूर करने के लिए क्या टिप्स देंगी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्किन को डिस्क्राइब करूंगी कि विंटर आ रहा है, जैसे आपने कहा कि ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन को ना एक्सफोलिएटिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ड्राइनेस वहाँ से आती है कि जब हमारे अंदर वाटर की कमी हो जाती है, उसके थ्रू हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है, हमारे हेयर्स भी ड्राई हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनटेक वाटर का बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लाइक एज कम्पेयर टू समर, विंटर में ऑलरेडी लेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। सबसे मेन जो पर्पस है वो ये है कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारी स्किन को, जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लोटिंग की ज़रूरत होती है, तो मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि हर कोई अपने घर में इजीली कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही खरीदें और उनके थ्रू करें। ये होम रेमेडीज़ जो है हर किसी के घर में मौजूद होती हैं, इनको आप अगर डेली रूटीन में अपने करें तो इन सारे प्रॉब्लम से आप जो है ना सेफ रह सकते हैं। सिर्फ मसला ये होता है कि आपके किचन में हर चीज मौजूद होती है, आपको पता नहीं होता किस चीज के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाए, और अगर मिक्सचर बनाना है तो वो क्या क्या चीजें कितनी कितनी क्वांटिटी में डाल के बना सकते हैं। तो उसके लिए आपकी हम खिदमात हासिल करेंगे आज, बताइए। सबसे पहले तो जो स्किन की ड्राइनेस का इशू है उसके लिए आपको शुगर एंड हनी, ठीक है, प्लस ऑलिव ऑयल आप लोगों ने एक मिनिमम क्वांटिटी ले लेनी है। जैसे अगर 1 टेबल स्पून आप ले रहे हैं शुगर का, प्लस उसमें आप हनी ऐड कर लें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उतनी ही सेम क्वांटिटीज में इन तीनों को मिक्सचर इनका बना के आप इनको अपने फेस पे लगाएं। और इसके साथ आपने अपवर्ड को स्क्रबिंग करनी है अपनी, जो भी आपके डेड स्किन होगी, जो ड्राई पैचेस होंगे, वो सारी एक्सफोलिएट हो जाएंगी इससे। अच्छा, अपसाइड को स्क्रबिंग करने का पर्पज ये होता है कि लाइक हमेशा स्किन को टाइटनिंग की जरूरत होती है, स्पेशली फॉर लेडीज ये चीज आ जाती है कि एंटी एजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाती है। जो अपवर्ड हम बताते हैं करने का, उससे ये होता है कि स्किन वापस अपनी जगह पे स्टार्ट होती है जाना। तो अपवर्ड इसको करना चाहिए, फ्रॉम योर नेक टू योर फेस, अपसाइड जो है ना ऊपर जाना चाहिए आपको, और ये लगाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अच्छा, ये भी देखने को आता है ना कि सर्दियों में स्किन पे दाने बड़े बनने शुरू हो जाते हैं, exactly. और उसकी वजह क्या होती है? बॉडी में डिटॉक्सिफाई भी बॉडी को करना होता है, उसके लिए कोई लेमन जूस या कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं। हाँ जी, मैं उसके लिए भी जरूर आपको बताऊंगी कि उसमें जो है ना आप बहुत ही ईजी है, आपने 100% प्योर कोकोनट ऑयल लेना है ओनली। देखिए हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जब हम वो उनका इनटेक करते हैं उसके थ्रू हमारी जो है वो स्टमक भी हीटअप होता है, वो पिंपल्स और बढ़ जाते हैं। उसका जो होम रेमेडी है वो बहुत इजी सा है कि कोकोनट ऑयल जो है वो ठंडा भी होता है, उसको आप लेके 100% प्योर होना चाहिए वो ऑयल, ठीक है, वो लेके आप अपने जहाँ पे पिंपल्स हैं वहाँ पे उसको अप्लाई करें। ये डेली बेसिस पे आप करें, इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको परफेक्ट रिजल्ट उसका मिलने लग जाएगा।
अच्छा, कोकोनट ऑयल से हटके अगर देखा जाए जी तो कोई जूसेस वगैरह इस्तेमाल जी करने चाहिए? वो इनटेक वही मैंने बताया कि जैसे मिनरल्स का इनटेक ज्यादा होना चाहिए विंटर में हमारे, एज कम्पेयर टू समर हम बहुत ज्यादा लेस हो जाते हैं कि पानी ही नहीं पी रहे हैं, जूसेस नहीं ले रहे हैं, वो हमें अपनी रूटीन में रखने चाहिए। 8 to 10 ग्लासेस जरूर होने चाहिए वो हमारे अच्छा, routine बहुत में। सारी खवातीन ये शिकायत करती हैं कि जब वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई करती हैं उससे रैशेज हो जाते हैं, जी, उनके स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। जी अब वो परेशानी में मुब्तला होती हैं कि हमने इस शादी में जाना है, मेकअप करना है, मेकअप से स्किन भी खराब होगी लेकिन मजबूरी भी है उनकी, जी। क्या करें वो? उनके लिए यही है कि वो पहले तो स्किन ट्रीटमेंट लें, अपना दिखाएं ब्यूटिशियंस को अपने जहां से वो अपना सर्विसेज वाला लेना चाह रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करते हैं। तो बाकी वही मैंने आपको बताया कि जो डेड स्किन होती हैं उसको जाहिर है ऑफ होगी, वो अब जिसकी उतरेगी स्किन नहीं बड़ी सेंसिटिव है, डेड स्किन नहीं है वो ही एक्चुअली फिर इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं फिर हम यूज करते हैं जो ये सेंसिटिव लोकल होते स्किन हैं के लिए। जो जी इनमें जी केमिकल्स होते हैं। जी ऑर्गेनिक वगैरह से, ऑर्गेनिक जो होते हैं वो यूज करते हैं फिर इस पर्पज के लिए ना, तो उससे जो है कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं आते। अच्छा, व्हाइटनिंग क्रीम्स जो यूज करती हैं लड़कियां, मतलब सांवली रंगत होती है और हफ्ते में ही व्हाइट हो जाती हैं, हाँ जी। मुंह जो है वो व्हाइट होता है लेकिन हाथ पैर वैसे ही होते हैं। जी। वो व्हाइटनिंग क्रीम्स जो होती हैं वो करती क्या है? इतने तेज केमिकल्स होते हैं उनमें? हाँ जी, मैं स्पेशली अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ, मैं कभी भी उनको ये नहीं कहती हूँ कि आप कोई भी व्हाइटनिंग प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि आप जितनी देर उसको यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव है। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल टोन होती है वो उससे 2 डाउन टोन नीचे आ जाती है, 2 टोन्स डाउन आ जाती है। अच्छा, और हेयर ग्रोथ बहुत हो जाता है, क्योंकि ये फॉरन एक टाइप की इमरजेंसी क्रीम्स होती हैं जो फॉरन आपको इफेक्ट देती हैं। आप ऑन द स्पॉट तो कहते हो कि बहुत अच्छा है, मगर जब आप ये छोड़ते हो अपने लाइफ में, कभी भी छोड़ा तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं फिर। तो इसलिए मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करती हूँ ये चीज कि आप कोई व्हाइटनिंग क्रीम यूज अच्छा, करें। ओनली फेस की केयर नहीं आपको करनी होती, आपको अपने हाथों की खूबसूरती को भी मद्देनजर रखना होता है, पाँव की खूबसूरती को भी मद्देनजर रखना होता है, और अगर आपकी स्किन टोन बेहतर हो तो वो पूरी बॉडी की अच्छी होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। उससे ये है कि आपकी खूबसूरती निखरती है। सर्दियों में भी ये देखने को मिलता है, हाथ भी अजीब से ड्राई हो जाते हैं और पाँव भी ड्राई हो जाते हैं, इवन उनपे हल्का सा खुरेदे बंदा उनको तो अजीब से व्हाइट से पैचेस बन जाते जी, जी, हैं, बिल्कुल। उनसे किस तरह से बचा जाए? उनके लिए भी यही सिंपल एक होम रेमेडी है, आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है, उसमें आपने ऑलिव ऑयल ऐड करना है, ठीक है। सिंपल। आपने उन दोनों चीजों का मिक्सचर अपने पाम पे बना के आपने ओवरऑल अपनी बॉडी पे जहां जहां आपको फील हो रहा है आप अच्छी तरह उसकी स्क्रबिंग कर लें, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फॉर योर फीट प्लस हैंड्स। बॉडी के किसी भी पार्ट में आप शावर लेने से पहले भी ये लगा सकते हैं, अपने फुल बॉडी पे लगा लें अगर ड्राइनेस आपको ज्यादा फील हो रही है तो। अच्छा, बहुत perfect लड़कियों है। को ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि आई लैशेज बहुत लंबे लंबे हों, घने हों, और जैसे ही वो पलकें झपक रही हों तो उसका जादू इर्द गिर्द बिखरना चाहिए। लड़कियों को ये महसूस होता है, तो आई लैशेज को बड़ा करने के लिए भी कोई रेमेडी है आपके पास? हाँ जी, ग्लिसरीन आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, वो बहुत बेस्ट है इसके लिए ना। रात को सोने से पहले आप ग्लिसरीन उसको अप्लाई कर लें अच्छी तरह और ओवरनाइट उसको छोड़ दें। अच्छा, तो- ये भी इसका कोई इफेक्ट होता है कि नींद पूरी नहीं होती, उसकी वजह से बाल आई लैशेज भी झड़ना शुरू हो हाँ जाए? जी, उससे फिर ये होता है काफी स्किन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे डार्क सर्कल्स हो गया है, आई लैशेज गिरने लग जाती हैं, लेस हो जाती हैं। बिल्कुल नींद तो अपनी कंप्लीट लेनी चाहिए हमें, तो उससे स्किन भी फ्रेश होती है। खवातीन बालों को लेके बड़ा कॉन्शियस होती हैं और सर्दियों में बाल गिरने की तादाद बढ़ जाती है, ज्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डैंड्रफ हो आपके बालों में या फिर आपके बाल रूखे सूखे हों, जब आप ब्रश करेंगे तो उससे भी बाल काफी टूटते हैं। इनको रोकने का कोई तरीका आपके पास? जी, इनको एक तो ये है कि आपने अपने बालों को हेड को हमारे ना ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा। एक तो ये कि दिन में जितना आपसे हो सकता है आप ब्रश करें बालों को, ठीक है, ये भी बहुत इफेक्टिव है फॉर हेयर फॉल। उसके अलावा एक रेमेडी मैं डिस्कस करूंगी जिनके बाल ये जो होते हैं ब्लीच करवा के, लाइक कट डाउन करवा के, स्ट्रीक्स करवा के, डाई करवा के, विंटर की वजह से एक्स्ट्रा रफ हुए हुए होते हैं। ये कंडीशन होती है कि बिल्कुल जैसे बर्न हुआ है बाल आपका, उसके लिए एक बहुत अच्छी जले बाल। रेमेडी, जी बिल्कुल जले बाल जिसको कहेंगे, उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो हर टाइप के हेयर वाले बंदे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बटर चाहिए, रूम टेम्परेचर पे बटर हो, उसको आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। उसमें 1 टेबल स्पून अगर बटर है तो 1 टेबल स्पून उसमें योगर्ट डालना है, 1 टेबल स्पून उसमें मिल्क का जाएगा, एंड 1 टेबल स्पून कोई भी कंडीशनर जो आप डेली पर्पस पे अपने यूज कर रहे हो, डेली किसी भी ब्रांड का? किसी भी ब्रांड का,
जो भी आप यूज कर रहे हैं आप उसका 1 टेबलस्पून उसमें ऐड करके उनको मिक्सचर अच्छा सा बना लें, ठीक है, और उसको अपने बालों पे आपने अप्लाई कर लेना है। बालों पे अप्लाई करने के बाद आपने उसको हाफ आवर के लिए छोड़ना है और उसके बाद आप वॉश करें। इंशाल्लाह फर्स्ट वॉश में ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपके बाल रूखे सूखे हों तो ये हाँ जी। रेमेडी अगर आप इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं exactly। तो ये YouTube पे भी आ चुका है, ये रिकॉर्ड हो चुकी है चीज। तो कोई भी लेडी जो है इस रेसिपी से मुस्तफीद होना चाहती है तो निकाल के वहां से देख सकती है और अपने बालों को हसीन खूबसूरत बना सकती है, क्योंकि बालों से आपकी ग्रेस जो है वो डबल हो जाती है। अब क्योंकि सीजन कुछ ऐसा चल रहा है कि शादी ब्याह के सिस्टम काफी शुरू हो चुका है, खवातीन बहुत सारी आपके पास तैयार होने के लिए भी आती होंगी, तो ये बताइएगा दुल्हन जब कोई आती है तो वो आके सबसे पहले डिमांड करती है मैं फलां हीरोइन की तरह मुझे तैयार करना है, उस मूवी में जिस तरह से वो तैयार हुई थी वैसा करना है, चाहे वो उस पर सूट हो रहा हो वो काम या ना हो रहा, तो आप उसे किस तरह से गाइड करती हैं? हम उनको बताते हैं पहले कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। अगर तो उनका जो ओपिनियन है वो ठीक है तो हम उनके साथ चलते हैं, अदरवाइज हम उनको गाइड जरूर करते हैं कि ये चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो अगर फिर भी वो इंसिस्ट करें तो फिर हमें उनके उस पर चलना पड़ता है। और कुछ खवातीन ऐसी होती है ना कि आके आपको कहती है मेरी आई ब्रोज जो हैं उनको जरा डार्क कर दें, हालांकि वो अगर लाइट उनके ऊपर उनके मेकअप के साथ अच्छी लग रही हो तो वो अपनी मर्जी से मेकओवर करवा के वो अपने शक्ल पहले से भी खराब कर लेती है। तो इस तरह की कोई गाइडलाइन उनको देती हैं आपके, ऐसे नहीं ऐसे ठीक लगेगा? जी एग्जैक्टली, मैं उनको अच्छा भी उनका बताती हूँ, बुरा भी बताती हूँ, चाहे वो किसी स्किन में आ रहा है, उनके हेयर में आ रहा है, उनके मेकअप्स में आ रहा है, पहले मैं उनको जरूर गाइड करती हूँ। अगर तो वो मेरे साथ चलना चाहती है तो मैं उनको वैसे करती हूँ, अदरवाइज उनकी चॉइस उनकी मर्जी। अब कस्टमर को ये जबरदस्ती तो नहीं आप कर सकते कि यही अप्लाई किया जाएगा, आप चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि जिसने अपना मेकओवर करवाना होता है वो अपनी पसंद के मुताबिक करवाता है। अच्छा, अब ये ट्रेंड सेट होता चला जा रहा है कि शादी पे तैयार होने से पहले कुछ दिन पहले एक बार तैयार होकर देखा भी जाता है कि मैं खूबसूरत लग भी रही हूं या नहीं लग रही, तो ये ट्रेंड काफी पकड़ता चला जा रहा है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ महवीन मौजूद हैं। महवीन साजिद से पूछेंगे कि आज मेकओवर जो करने जा रही हैं ये पार्टी मेकओवर होगा और किस तरह से एक लड़की जो घर पे मौजूद है वो अपने आप को तैयार कर सकती है। तो महवीन हमारे साथ मौजूद है। महवीन बताइएगा आज मेकओवर किस तरह से करने जा रहे हैं और बेस जो इस्तेमाल की गई है उस हवाले से भी बताइएगा। जी, जैसे कि विंटर का सीजन आ रहा है तो सबसे पहले तो हमने स्किन को मॉइस्चर किया है विद लोशन। कोई भी, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने कोई महंगा लोशन लेना है या कुछ, कोई भी लोशन जो आपके पास अवेलेबल है घर में, आप पहले उसको अप्लाई करें, उसको आप छोड़ें 10 to 15 मिनट्स के लिए। ओके, आफ्टर दैट अगर तो एंटी एजिंग के रिंकल्स के स्पॉट्स हैं इनकी स्किन में, फेस लिफ्टिंग की इनको जरूरत है, तो फिर आप प्राइमर का यूज कर सकते हैं। प्राइमर को भी लगा के आपने थोड़ी देर उसका वेट करना है, ठीक है, उसके बाद आपने बेस अप्लाई करनी है। विंटर है, विंटर में जो है आप अगर लिक्विड बेसिस का यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ड्राई बेसिस जो है वो पैचेस वगैरह बना देती हैं अगर किसी लॉन्ग टर्म के लिए आपने मेकअप रखना है तो विंटर के लिए जो है वो लिक्विड बेसिस बहुत बेस्ट रहती हैं, तो उसके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप इसे कंटिन्यू करें और स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताते भी जाएं जिस कलर का इस्तेमाल करेंगी और जो जो मेकओवर के अंदर चीजें यूज करेंगी वो साथ साथ बताते जाएं। जी, जैसे कि विंटर है तो विंटर में हम बोल्ड कलर्स की तरफ जा सकते हैं, डार्कर शेड्स की तरफ जा सकते हैं। तो मगर ये है कि अगर हम आईज को डार्क कर रहे हैं तो लिप्स को हमने डार्क नहीं करना है, इक्वल नहीं रहना देना है, एक चीज को बैलेंस करके हमने चलना है। वो अब चॉइस होती है क्लाइंट्स की कि आपने अगर लिपस्टिक डार्क करनी तो हम आईज को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, अगर उनकी चॉइस होती है कि हमने आईज डार्क करनी है तो हम फिर लिपस्टिक लाइट कर देते हैं। अच्छा, जो मेकओवर आज हम करेंगे ये किस कलर के शूटिंग के साथ बेहतर लगेगा? ये आपके जो है पिंक शेड्स के साथ जाएगा, ब्लैक शेड्स के साथ जाएगा, क्योंकि इसके कॉर्नर्स हम थोड़े से डार्क करेंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के टोन्स के साथ पिंक, पीच, पर्पल के साथ आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं आप कंटिन्यू करें और साथ साथ हमें बताता भी जाएं कि कहां तक मेकओवर जो है वो पहुंचा है और किस किस कलर का इंतखाब किया जा रहा है। पहले आईज का मेकओवर किया जाएगा? जी, पहले सबसे पहले हम आईज का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किस कलर का इंतखाब किया गया है आईज पे? मैंने डार्क पर्पल के साथ ब्लैक का करूंगी। ठीक है, क्योंकि विंटर है, विंटर में बोल्ड कलर्स अच्छे लगते हैं तो हम उसका करेंगे। अच्छा, वैसे इस मेकओवर के साथ जो एक्सेसरी यूज की जाएगी वो गोल्ड की हो, गोल्ड कलर की हो? डिपेंड करता है आपकी ड्रेस पर। अगर ड्रेस में आपके मोस्टली गोल्ड है आप गोल्ड के साथ जा सकते हो, अगर सिल्वर का उसमें ज्यादा टच है तो आप सिल्वर के साथ जा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर ड्रेस। ठीक है,
अच्छा, ये मेकओवर से पहले स्किन मॉइस्चराइज करना कितना जरूरी होता है? ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि ड्राई पैचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। अच्छा, ड्राई पैचेस के साथ ही अगर मेकओवर कर लिया जाए उससे मेकअप अजीब सा लगेगा? जी एग्जैक्टली, वो बिल्कुल अलग से पैचेस बने हुए नजर आएंगे आपको, फाइन लाइंस जो हैं वो नजर आएंगी, रिंकल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे आपके, तो वो सॉफ्ट लुक नहीं आएगी। अच्छा, आईज के लिए भी जो कलर यूज करते हैं या जो मेकओवर करते हैं उसके लिए भी बड़ी एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि जब आईज बंद हो तब मेकओवर और तरह का लग रहा होता है, खुली आईज पे और तरह का, तो इसलिए आपको इंतखाब बड़े सोच समझ के करना चाहिए कि इस पे क्या चीज सूट कर रही है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताते जाएं कि आपने जितना भी आपका फेस है इसके ऊपर बाज़ लड़कियां होती हैं ना कि अच्छा बनाने के चक्करों में ज्यादा मेकओवर घर के ऊपर कर लेती हैं और वो पूरा शक्ल जो है वो आपकी बॉडी से मैच नहीं कर रही होती, उसके लिए भी थोड़ा सा बताएं। जी, उसके लिए ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी बेस का सिलेक्ट जो है ना वो अच्छा करना है। आपने हमेशा अपनी जो स्किन टोन है ना उससे 1 शेड डार्कर लेनी है बेस, ताकि जब वो आपकी स्किन पे लगेगी तो वो बैलेंस हो जाएगी। सही से। कुछ लेडीज होती है उनको गोरा होने का बहुत शौक होता है कि हम बेस लगाएं और हम जी गोरे हो जाएं, वो फिर क्या होता है वो बाद में जो है ना वो ग्रे बेस हो जाती है आपकी, जो कि वो काली काली सी बेस लगती है और वो सही नहीं होती रहती। तो सबसे पहले तो कि ये है कि आपको बेस का जो है ना इंतखाब सही करना है। ठीक ठीक। और हेयर स्टाइल भी आपको मेकओवर के साथ ही चूज करना होता है? जी एग्जैक्टली, हमें ड्रेस के साथ, मेकओवर के साथ, डे के साथ कि कौन सा डे है उसके हिसाब से हमें चूज करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इस चीज को भी देख के आप मेकअप का डिसाइड करते हैं कि इसकी मतलब शक्ल कैसी है, बैदवी है, चौड़ी है, बारीक है, इन चीजों को कितना मैटर करती है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है मेकअप में, क्योंकि हमें कंटोरिंग के थ्रू फिर फेस को जो है ना कंटोर करके इक्वल करना पड़ता है। और इसके अलावा जो हेयर स्टाइल है वो भी मैटर करता होगा? जी एग्जैक्टली, फॉरहेड जिनका बड़ा होता है हमें उनके डिफरेंट हेयर स्टाइल्स फ्रंट से देने पड़ते हैं, जिनके छोटे फॉरहेड्स हैं उनको डिफरेंट देने पड़ते हैं। ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं मेकअप में। ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चाइनीज मेकओवर के ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा चलते हैं, और उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि चाइनीज लड़कियां जो होती हैं क्योंकि उनके नाक जरा बारीक होते हैं तो वो नाक के अंदर कोई ना कोई चीज दे के उसे मोटा कर लेती हैं, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आई लैशेज लगाई होती हैं और स्किन को टाइट करने के लिए वो टेप का इस्तेमाल करती हैं। ये चीजें कितनी इफेक्टिव हैं? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में शुरू हुआ है ये काम? नहीं, अभी तक ऐसा हमारे पास नहीं हुआ है, ये बस यूट्यूब, हमारे यहाँ नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है। जी एग्जैक्टली, हम वो कंटोरिंग वगैरह के थ्रू ही जो है ना वो इफेक्ट दे रहे हैं अभी तो। ठीक है। और कौन कौन सी आर्टिफिशियल चीजें हैं जो कि यहाँ पे यूज की जाती हैं? आईलैशेस हो जाती हैं जो कि यूज हो रही हैं आर्टिफिशियल मेकअप में। हेयर स्टाइल्स में फिर एक्सटेंशंस वगैरह आ जाती हैं, वो आर्टिफिशियल उसको हम कह सकते हैं। वैसे ये आप तमाम वो मैजिक बता रहे हैं जिससे लड़की अपने आप को बदल लेती है, और लड़कों को थोड़ा पता चल रहा है, तो अब वो शादी करने से पहले कहेंगे कि ओरिजिनल तस्वीर जो है वो भेजे, वो एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन के साथ बालों की ना हो। तो ये आजकल एक्सटेंशन का जो दौर चला है इससे खूबसूरत तो आप लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने बालों की केयर मुनासिब तरीके से करते हैं तो जेन्युइन आपके बाल वैसे हो सकते हैं खूबसूरत। तो उसके लिए ये होता है कि आपको प्रॉपर केयर चाहिए होती है, और वो केयर किस तरह से कर सकते हैं सर्दियों के अंदर वो महबीन की जानिब से बताया भी जा रहा था कि आप प्रॉपर ऑयलिंग करें अपने बालों में। अच्छा, ऑयलिंग करने का भी एक प्रॉब्लम होता है कि ऑयलिंग करने से भी बाल बहुत टूटते हैं कईयों के। जी, वो प्रॉपर एक मेथड होता है, वो ये नहीं है कि ऑयल डाला हाथ पे और रबिंग स्टार्ट कर दें हम अपनी हेयर की, वो एक उसको सॉफ्टली जो है ना वो पूरा हेड को कवर करना पड़ता है, तो उसकी वजह से। ठीक है, उसी वजह से। बिल्कुल जी, इस खूबसूरती के टिप्स को मजीद आगे बढ़ाएंगे और मेकओवर किस तरह से किया जा रहा है आपको बताएंगे, लेकिन नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बात खुशामदीद, हमारे साथ महबीन मौजूद हैं और मेकओवर किया जा रहा है। महबीन, मैं चाहता हूं जरा प्रोसेस को थोड़ा तेज कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास वक्त कम है
और हम शो को ख़त्म करने से पहले जो है वो मेकओवर करके इनका ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो मुझे साथ साथ गाइड भी करते चलें कि काम कहाँ तक पहुँच चुका है। लैशेस लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ, लैशेस लगाने का भी एक प्रोसेस होता है। कुछ लोग हैं वो ऐसे ही आईलैश उठा के जो है ना लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें आईलाइनर की बेस बनानी चाहिए आईलैशेस के लिए, ठीक है, ताकि जब वो आईलैश हमारी लगे तो नीचे से हमारी स्किन अलग ना नजर आए। मोस्टली ये होता है ना कि वो लगा देती हैं और अलग ही लगता है कि आंखों से अलग जरा लगी हैं, तो वो अच्छा लगने के बजाय आपकी पर्सनैलिटी को डाउन कर देती है वो जी चीज। बिल्कुल। आई लैशेस का वैसे काफी रोल होता है खूबसूरती के अंदर, तो इसके साथ साथ ये भी बताएं कि लिपस्टिक का कितना किरदार होता है आपकी खूबसूरती में, क्योंकि अगर आपका मेकओवर अच्छा है तो उसके साथ अगर आप मैचिंग लिपस्टिक नहीं लगाते तो वो भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने वही बताया कि विंटर है, बोल्ड कलर चलते हैं विंटर में, मगर आपने सेम नहीं करना है, ना आईज को लिप्स के साथ मैच करना है, ना लिप्स को आईज के साथ मैच करना है। कुछ लोग होते हैं अगर उनका ड्रेस रेड है वो लिपस्टिक भी रेड लगा लेते हैं, आईज पे भी रेड लगा लेते हैं शेड, तो वो जो है वो बिल्कुल गलत होता है। बिल्कुल, इसके लिए नोट रखनी चाहिए चीजें। अच्छा, किस तरह का मेकओवर किया जाए, मतलब अगर पार्टी पे जाना हो कौन सी लिपस्टिक अच्छी लगती है, और अगर कोई ब्राइड है तो उसके लिए आप लिपस्टिक का इंतखाब किस कलर का करते हैं? ब्राइड्स के तो मोस्टली डार्क शेड्स पर ही हम जाते हैं, क्योंकि उनके ड्रेसेस जो होते हैं वो डार्क होते हैं फॉर फर्स्ट डे। बाकी सेकंड डे जो वलीमे का लुक होता है वो डिपेंड करता है उनके ड्रेस कलर पे कि वो किस तरह का ले रही हैं, पहन रही हैं, उसके हिसाब से फिर हम ऑन द स्पॉट देखते हैं। और कुछ उनकी चॉइस भी होती है अपनी कि हमें डार्क लिपस्टिक चाहिए या लाइट लिपस्टिक्स चाहिए, न्यूड लिपस्टिक्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, उसके हिसाब से हमें वो कवर। अच्छा, वैसे एक वक्त था कि पुराने ट्रेंड जब देखे जाएं तो वहां पे मेकओवर में जूड़ा जो किया जाता था उसका बड़ा ट्रेंड होता था, बड़ा जूड़ा कर दिया जाता था, लेकिन वो दरमियान में काफी चेंज आया और हेयर्स को स्ट्रेट किया जाने लगा, लेकिन अब दोबारा से वो ट्रेंड वापस आ रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अब जूड़े जो है वो पहले जमाने की तरह नहीं चलते, अब आजकल काफी मैसी बन्स वगैरह बनते हैं। और अब अगर लड़कियों को आप कह भी देना कि आप इस ड्रेस के साथ जूड़े पे जाएं तो वो पहले तो डर जाती हैं कि नहीं नहीं हमें जूड़े का लुक नहीं चाहिए। वो फिर हम उनको बताते हैं कि आजकल जूड़े वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा जूड़ों का कि वो टाइट नवीन, आपकी एक्सपर्टीज हमें चाहिए होंगी, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 मिनट है इस वक्त, और 6 मिनट में आपको दुल्हन को जो है वो तैयार करना होगा ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें आपका मेकओवर। तो मैं चाहता हूं हाथ जरा जल्दी जल्दी चलाया जाए ताकि इसे जल्द अज जल्द जो है इनको तैयार किया जा सके, और साथ साथ मुझे बताते भी जाएं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो अप्लाई की जा रही हैं। अब मैं इनका फेस कंटूर कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बेस अप्लाई करते हैं तो हमारे सारे फीचर्स जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, तो कंटूरिंग के साथ हमें उन्हें एनहांस करना पड़ता है। अच्छा, वैसे आजकल जो लड़कियों के होंठ पतले होते हैं उसको उभरा हुआ दिखाने के लिए भी लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। गुज़श्ता दिनों में सर्जरीज भी की जा रही हैं। हानिया आमिर जो बड़ी पॉपुलर हमारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी अपनी होंठों की सर्जरी करवाई है, और सर्जरी करवाने के बाद उनके लिप्स जो हैं वो जरा फिश लिप्स जिनको कहा जाता है उस शेप में आ जाते हैं। तो इसके लिए कोई लिपस्टिक अगर आप डार्क यूज करते हैं तो अपने बारीक लिप्स को डोमिनेट किया जा सकता है उससे? जी जी एग्जैक्टली, पहले हम जो है वो कंसील के थ्रू उनको लिप्स को हम हाई करते हैं, जितनी चॉइस होती है क्लाइंट की पहले हम बढ़ा देते हैं उनको, उसके बाद फिर हम उसको जो है ना कवर करते हैं विद लिपस्टिक। वो चाहे आप डार्क शेड्स में जाएं या न्यूड में जाएं वो सब कवर अप हो जाता है। ठीक है जी, इसको जो है आप अगर प्रॉपर मेकओवर का इस्तेमाल करें, प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट से इसको मेकओवर करवाएं तो इस तरह के जो छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि खवातीन आजकल बालों को कलर बहुत करवाती हैं, उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं, क्या कहेंगी उस हवाले से आप? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि आजकल लड़की घर में कट डाउन करके अपने बाल डाई कर रही हैं। हमारे पास जब आते हैं हम वो पूरे एक प्रोसेस से चलते हैं विद हेयर केयर के साथ, तो जिसकी वजह से ये बाल डैमेज वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो घरों में लड़कियां आम ब्लीच यूज करके या कट डाउन करके कर रही हैं। तो उसके लिए भी यही है कि आप प्रॉपर अगर तरीके से करवाएं तो वो फिर लुक नहीं आती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। 3 मिनट रह गए हैं जनाब, तो मैं चाहता हूं जरा तेज तेज हाथ चलाएं। और अच्छा ये बताइएगा, कुछ खवातीन के जो फेस होता है वो काफी मोटा होता है और उनकी कोशिश होती है कि मेकओवर के जरिए इसे बारीक दिखाया जाए, तो बहुत सारी खवातीन आपके पास भी ऐसी आती होंगी जो इस तरह की फरमाइश करती होंगी, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, उसमें वही कंटूरिंग हमारी होती है, उसमें कंटूरिंग हमें जरा शार्प करनी पड़ती है, उससे जो है आपके फीचर्स थोड़े से शार्प हो जाते हैं। और ऑलरेडी अगर स्लिम फेस हो तो फिर हम उसको इतनी ज्यादा कंटूरिंग नहीं करते।
और बहुत सारी खवातीन ऐसी भी आती होंगी जिनका फेस बड़ा बारीक होगा, लेकिन वो चाहती हो थोड़ा सा जरा इसे सेहतमंद दिखाया जाए, मोटा दिखाया जाए। जी, उसके लिए फिर ये है कि हम कंटोरिंग इस हिसाब से, फेस के हिसाब से होती है कि अगर राउंड है तो हम उसको स्लिम करेंगे, अगर स्लिम है तो उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कंटोरिंग के थ्रू, तो उससे काफी फीचर्स चेंज हो जाते हैं। फीचर्स चेंज बिल्कुल हो जाते हैं। और एक ब्यूटिशियन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिशियन नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट होता है मुकम्मल, क्योंकि जिस तरह एक आर्टिस्ट पेंटिंग को बनाता है तो एक ब्यूटिशियन जो है वो एक किस्म की लाइव पेंटिंग कर रहा होता है, आपके फेस को निखार रहा होता है, आपके फीचर्स को निखार रहा होता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। अच्छा, मेकओवर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, मतलब वो ज्यादा मेकओवर अप्लाई नहीं कर सकते, तो लाइट मेकओवर के जरिए किस तरह से अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं? फिर उसमें हम लाइट कवरेज करते हैं, नेचुरल बेसिस का यूज करते हैं हम उसमें, जो लाइक आपने लगाई हुई भी होती है मगर आपको प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती है। और आजकल मोस्टली जो है ब्राइड्स की भी यही डिमांड होती है कि हमें नेचुरल लेके जाएं। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि जो वो बहुत हैवी बेसिस वाला, थिक बेसिस वाला, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब हम मोस्टली जो है वो नेचुरल में ही लेके जाते हैं क्लाइंट्स को। और कुछ स्किन टोन्स भी ऐसी होती हैं कि उन पे डार्कर शेड्स अच्छी नहीं लगती, ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, मतलब ऑलरेडी अगर लड़की बहुत व्हाइट है तो उसके ऊपर मेकओवर भी व्हाइट करना शुरू हो जाए आप, तो वो जरा अजीब सा लगता है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर वही टोन्स हमें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। अगर ज्यादा व्हाइटिश है, मतलब हमारे तो यहाँ पे कंट्री में तो ज्यादा व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन ही होता है, अगर बहुत ज्यादा होती है फिर हम उनको थोड़ा पेल कॉम्प्लेक्शंस की तरफ ले जाते हैं, पेल फाउंडेशंस की तरफ ले जाते हैं जो उनको नेचुरल इफेक्ट देते हैं, या पिंक फाउंडेशंस आ रहे हैं आजकल, वो हम दे देते हैं जिससे वो ग्लोई भी हो जाती है उनकी स्किन और कवर अप भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो कहां तक मेकओवर पहुंच चुका है? क्योंकि 1 मिनट रह गया है, मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द जो इसे कवर अप करें ताकि हम ऑडियंस को दिखा सकें कि हमने जो पार्टी मेकअप किया जा रहा है वो मुकम्मल हो चुका है। तो कितनी देर और लगेगी जनाब? जी जस्ट 2 मिनट्स। जी डन। अच्छा, बिल्कुल, आप इन्हें थोड़ा इनके फेस को अप करें ताकि हम ऑडियंस को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि जो इनका मेकओवर किया गया है वो पार्टी मेकओवर है, और पार्टी मेकओवर के लिए क्योंकि वक्त थोड़ा कम था इसलिए इसे मजीद निखारा जा सकता था, कम वक्त के लिए हम माज़रत ख्वाह भी हैं, लेकिन आइंदा से जल्दी बुलाएंगे ताकि इसको मजीद बेहतर आपको दिखा सकें। तो बहुत शुक्रिया महवीन आज के शो में आने के लिए आपका। तो नाज़रीन, इस मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेकओवर के साथ साथ हेयर स्टाइल के हवाले से भी बताते चलें कि हेयर स्टाइल किस तरह का बनाना चाहिए। सपोज अगर ऐसा मेकओवर है तो इसके साथ हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए? इसके साथ आप जो मैसी बन्स चल रहे हैं आजकल वो भी ले सकते हैं। फ्रंट पे आप बैक कॉमिंग करके थोड़ा सा इनका हाई लुक हो जाएगा, अप हो जाएगा। आप अगर ओपन रखना चाह रहे हैं तो आप इनको कर्ल्स भी कर सकते हैं विद हाई बैक कॉमिंग, बैक से हो जाएगी नेचुरल जो बैक कॉमिंग हो जाती है विदाउट पेन्स की, आप वो ले सकते हैं। बाकी चॉइस एंड ड्रेस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका ड्रेस है। अच्छा, ब्राइडल की अगर बात करें, मेहंदी के लिए कैसा मेकओवर आप चूज करते हैं? मेकओवर उनका बहुत नेचुरल जाता है, नेचुरल शेड्स में जाता है, मोस्टली यही चलता है। मगर कुछ ब्राइड्स होती हैं जिनको ब्राइट मेकअप ही चाहिए होता है फॉर मेहंदी भी, तो वो फिर डिपेंड करता है उनकी चॉइस पर। मगर क्योंकि अब ट्रेंड चेंज होता चला जा रहा है ना, लाजमी नहीं है कि आपको पीले रंग का ही सूट मेहंदी के ऊपर पहनना होगा, अब पीला टच दे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ग्रीनिश लहंगा और ऐसी चीजें जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो मेकओवर भी फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ड्रेस के हिसाब से फिर हम उनको गाइड भी करते हैं, और अगर वो हमारे ऊपर छोड़ते हैं तो हम फिर उस तरह उनको करते हैं। क्योंकि पुराने दौर में ये होता था पीले रंग का सूट पहना दिया और जूड़ा कर दिया दुल्हन का, वो बैठी है, उसको उपटन लगाया जा रहा है और मेहंदी जो है सेलिब्रेट की जा रही है। लेकिन आजकल ट्रेंड काफी हद तक चेंज हो गया। बारात के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। आजकल रात के हवाले से आप क्या कहेंगी, किस तरह का मेकओवर किया जाता है? ट्रेंड अभी भी रेड कलर का ही ज्यादा सेट है। जी, मोस्टली रेड के साथ कोई हो जाता है कि आप उसको कर लें, मतलब कोई पीच में ले जाता है उसको, कोई गोल्डन के साथ, मगर मोस्टली रेड होता ही है फॉर फर्स्ट डे। उस पर यही है कि आईज हम ब्लैक एंड गोल्ड दे देते हैं या पीच एंड गोल्ड दे देते हैं। रेड लिप्स तो रेड पर ही जाती हैं, मोस्टली डिमांड भी यही होती है फर्स्ट डे की ब्राइड की कि जी मुझे रेड लिपस्टिक ही चाहिए। उसके साथ नेचुरल बेसिस ही हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वो हैवी बेसिस का नहीं यूज करते हैं क्योंकि स्टे करना पड़ता है बेस को। अगर हम वो ज्यादा हम बेस जितनी ज्यादा अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं एज टाइम पासेस, तो इसलिए हम जो है वो नेचुरल रखकर उसको अच्छी कंटोरिंग के साथ और अच्छा आई के साथ जो है हम उसको कवर करते हैं। अच्छा, ये भी देखा जाता है ना कि दूल्हा दुल्हन बारात के बाद जब बात आती है वलीमे की तो ड्रेसिंग को मैच भी करते हैं, लाइट ग्रीनिश या फिर स्किन कलर का सूट हो, उसके साथ पर्पल कलर का दुपट्टा जो है, वो इस तरह के यादगार लम्हात जो होते हैं
वो कभी भूले नहीं जाते और सारी जिंदगी आपके साथ रहते हैं और याद रहता है बंदे को। इसलिए आजकल ये ट्रेंड काफी जो है वो चेंज हो रहा है इस हवाले से कि दुल्हा दुल्हन का ड्रेस जो है या तो कंट्रास्ट में किया जाता है या मैचिंग में किया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि एक दूसरे के साथ किसी ना किसी हद तक खूबसूरत लगे दोनों चलते हुए। तो ये ट्रेंड आप इस हवाले से क्या कहेंगी? क्या मेकओवर भी दूल्हे के ड्रेस को देख के किया जाता है? नहीं, दूल्हे का ड्रेस तो ऑन द स्पॉट ही हमें नजर आता है कि किस तरह का है। हम लेकिन कुछ according trend to- कुछ ऐसी ब्राइड्स होती हैं वो बता देती हैं कि अगर यही जैसे आपने कहा कि उनके कोई उनका कुल्ला वगैरह जो होता है उसका डिफरेंट कलर हो तो वो बता देती हैं हमें कि मुझे थोड़ा सा इस कलर का भी टच चाहिए, फिर वो हम इंक्लूड कर देते हैं उसके। चलें जी, बहुत शुक्रिया महवीन आज के Thank शो you में so आपके much. आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।